समुद्र शांत नहीं था उस रात। लहरें गुस्से में थीं और आकाश बिजली की धारियों से फटा हुआ सा लग रहा था। जहाज हिचकोले खा रहा था और सवारियां डर से कांप रही थीं। तेज तूफान ने देखते ही देखते सब कुछ निगल लिया। चीखें, टूटती लकड़ियां और फिर एक गहरा अंधेरा। जब उसकी आंखें खुली तो सब कुछ बदल चुका था। वह रेत में आधा दबा पड़ा था, बदन जख्मी, कपड़े फटे हुए और होंठ सूख चुके थे। चारों ओर सुनसान था, न इंसान, न पानी, न पेड़, बस अंतहीन रेत और तपती धूप जो उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसने खुद को घसीटते हुए उठाया, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। वह कौन था, कहां था और कैसे बचा? कुछ याद नहीं आया। सिर भारी था और दिल डूबा हुआ। जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, उसे समझ में आ गया, वह किसी वीरान रेगिस्तानी द्वीप पर फंसा है। यह कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि वह सन्नाटा था जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। उसका जहाज अब इतिहास बन चुका था। दूर दूर तक मलबा बिखरा था, कुछ लकड़ियां, एक टूटा बैग और एक आधा जला हुआ जीवन जैकेट। वह चीखा, लेकिन उसकी आवाज खुद उसकी सांसों में खो गई। कोई जवाब नहीं, कोई हलचल नहीं। उसने पानी की खोज में रेत को खंगालना शुरू किया, लेकिन हर तरफ सिर्फ मायूसी। एक बार वह बेहोश होकर गिर पड़ा। शरीर थक चुका था, मन डर से लकवाग्रस्त था। सूरज डूबने लगा था, लेकिन राहत नहीं मिली। रेत अब ठंडी होने लगी थी, पर उसकी आत्मा में जलन बढ़ रही थी। एक अजनबी द्वीप पर बिना किसी उम्मीद के वह खड़ा था, जैसे कोई भूल चुका हो उसे इस दुनिया में। उस रात उसने सिर्फ आकाश को देखा और चुपचाप आंसू बहने दिए। उसे नहीं पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली सजा अभी बाकी थी, और यह सजा 13 साल तक खत्म नहीं होने वाली थी। सूरज सिर पर चढ़ा था और उसकी गर्मी अब सिर्फ बदन को नहीं, होश को भी पिघलाने लगी थी। तीसरे दिन तक आते आते प्यास ने आदित्य को दीवाना बना दिया। उसका गला ऐसे सूख गया था जैसे किसी ने भीतर से रुई भर दी हो। जुबान तलवे से चिपकी हुई थी और आंखें धुंधला देख रही थीं। उसे दूर दूर तक रेत के सिवा कुछ नहीं दिखता था। लेकिन अचानक क्षितिज पर उसे पानी की एक नीली झील दिखाई दी, चमकती हुई जैसे जिंदगी फिर लौट आई हो। वह दौड़ पड़ा, नंगे पांव, जलती रेत पर लहराते हुए। मगर जैसे जैसे वह पास पहुंचा, पानी धुंधला होने लगा और फिर गायब हो गया। मृग तृष्णा, रेगिस्तान का वह धोखा जो प्यासे को सबसे ज्यादा सजा देता है। यह एक बार नहीं हुआ, पूरे दिन में 3 बार वह ऐसे ही पानी के भ्रम में दौड़ा। हर बार दिल टूटा, शरीर थका और मन डगमगाया। शाम तक उसका चेहरा झुलस चुका था, होंठों से खून रिसने लगा था। उसकी सांसें अब दर्द बन चुकी थी। थक कर वह एक टीले पर चढ़ा, शायद वहां से कुछ और दिखाई दे। तभी रेत ढह गई और वह सीधा एक गहरे गड्ढे में गिरा। तेज झटका, धूल और फिर सन्नाटा। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि उसके हाथ पांव पर बिच्छू रेंग रहे थे। गड्ढे की दीवारें झड़ चुकी थीं और नीचे गर्म पत्थरों के बीच बिच्छुओं का बसेरा था। उसका बदन अकड़ गया, लेकिन किसी तरह पत्थरों को पकड़कर वह बाहर निकला। 1-2 बिच्छुओं ने डंक मारा था, पर शायद झर कम था, या शायद उसका शरीर अब झर से भी ज्यादा झर बन चुका था। बाहर निकलते ही उसने देखा कि उसकी चमड़ी जगह जगह से जल चुकी थी। कंधे, पीठ और बाजुओं की खाल उतर रही थी। अब वह अपने ही शरीर से डरने लगा था। वह अब इंसान नहीं, जलती हुई रेत का एक हिस्सा लग रहा था। वह रात एक पत्थर के नीचे सिकुड़ कर बैठा रहा। कोई उम्मीद नहीं, कोई आसरा नहीं, सिर्फ एक सवाल, क्या ये जगह उसे जिंदा रहने देगी या हर दिन मरने का नया तरीका सिखाएगी? समय जैसे थम गया था। दिन कब निकलता, कब ढलता, आदित्य अब गिनती भूल चुका था। पर एक बात अब रोज दोहराने लगी थी। रातें डरावनी होती जा रही थी। हर रात उसे ऐसा लगता कि कोई उसके आसपास चल रहा है। कभी रेत की सरसराहट, कभी पत्थर पर पड़ते कदमों की आहट। वह चौंक कर उठ बैठता, आंखें चौड़ी हो जाती और सांसें रुकने लगती, पर सामने कोई नहीं होता। पहले उसने सोचा यह सिर्फ उसका भ्रम है, पर जब यह हर रात होने लगा तो डर ने जगह बना ली। वह अब जरा सी आवाज पर झटके से मुड़ता। दिन में वह खुद से बातें करता, कभी धीरे धीरे बुदबुदाता, कभी चिल्लाकर बोलता। उसे लगता कि वह खुद से नहीं, किसी और से बात कर रहा है, कोई जो उसे दिखाई नहीं देता। एक दिन उसने देखा कि उसका साया उससे अलग दिशा में जा रहा है। वह वहीं ठिठक गया। सूरज तो एक ही जगह है, फिर ये कैसे? पसीना उसके माथे से टपकने लगा। अगले कुछ दिनों में वह अपनी परछाई से बात करने लगा, और एक दिन उससे झगड़ बैठा। तू मेरा पीछा क्यों करता है? मैं अकेला रहना चाहता हूँ। उसका मानसिक संतुलन अब रेत की तरह फिसल रहा था। एक रात उसने कुछ जंगली फल जमा किए। भूख से परेशान होकर सोचा कि अगली सुबह के लिए कुछ बचा कर रखे। उसने रेत में एक गड्ढा खोदा, फल छुपाए और ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया। तसल्ली से सो गया कि अब कम से कम एक दिन चैन से बीतेगा। सुबह उठते ही वह सबसे पहले वहीं दौड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। गड्ढा पूरी तरह भर चुका था, साफ सपाट, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। पत्थर भी गायब था, न कोई निशान, न फल,
न छिपाने का सबूत। उसके हाथ कांपने लगे। उसने वहीं रेत खोदी पर कुछ नहीं निकला। क्या उसने सपने में किया था ये सब, या फिर कोई और? उस दिन उसने खुद से सवाल किया, मैं पागल हो रहा हूं या कोई है यहाँ? और इसी सवाल के जवाब में वह पूरी दोपहर बस आकाश को देखता रहा, जो कुछ नहीं कहता था, जैसे वो भी उसकी हालत पर हंस रहा हो। अब उसे इस द्वीप पर रहते हुए महीनों बीत चुके थे। शरीर पहले ही जवाब देने लगा था, लेकिन अब मन भी टूटने लगा था। उसकी पसलियां बाहर निकल आई थीं, गाल धंसे हुए थे और आंखों में वो चमक नहीं जो कभी उम्मीद से भरी रहती थी। एक दिन भूख की पीड़ा असहनीय हो गई। रेत पर एक छोटा सा काला पक्षी बैठा था, थका हुआ या घायल। आदित्य ने बिना सोचे दौड़कर उसे पकड़ लिया। दिल कांप रहा था, पर भूख झोरों पर थी। उसने उस पक्षी को पत्थर से मारा और जल्दबाजी में उसे कच्चा ही खाने लगा। उसकी आत्मा कांपी, लेकिन पेट ने उस आवाज को दबा दिया। कुछ ही देर बाद उसका पेट मरोड़ने लगा, सांसें तेज हो गईं और फिर तेज उल्टियां होने लगी। जो भी खाया था वो बाहर निकल गया, पर उसके साथ ही शरीर भी थरथराने लगा। कुछ घंटे बाद उसके हाथ और चेहरे पर सूजन आने लगी, जैसे भीतर कोई झर फैल रहा हो। वह दर्द से चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकलती थी। हड्डियां जैसे तिनके बन चुकी थी, हर हलचल पर चटकती सी लगती। वह रेत पर लेट गया, अपने ही कांपते शरीर को देखकर रोने लगा। उसने पहली बार खुद को छूते हुए नफरत महसूस की। यह वही इंसान था जो कभी आईने में देखकर मुस्कुराता था, और आज वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसके नाखून गंदे जानवरों जैसे हो गए थे, बालों में उलझी रेत थी और बदन पर घाव ही घाव थे। वह अब इंसान नहीं रहा था, न शक्ल से न सोच से। वह अपने ही भीतर का अजनबी बन चुका था। वह चीखा, नहीं अपने लिए, न किसी मदद के लिए, बल्कि इसलिए कि कोई उसे खत्म कर दे, क्योंकि शरीर अब क्या टूटता, उसकी आत्मा ही चूर चूर हो चुकी थी। उस दिन आसमान कुछ अजीब सा था। बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हुई तो आदित्य ने सोचा, शायद राहत की बारिश आएगी। वह महीनों से इस जलते हुए रेत की तपिश में पानी के एक कतरे को तरस गया था, लेकिन यह बारिश कोई राहत नहीं थी, यह सज्जा का अगला चेहरा थी। देखते ही देखते आसमान फट पड़ा। बूंदे नहीं, जैसे सैकड़ों सुइयां गिर रही थीं। तेज हवा ने उसके झोपड़ी नुमा आश्रय को जड़ से उखाड़ फेंका। वह जो कुछ भी महीनों में जो ढह पाया था, सूखी घास की छत, लकड़ी की दीवारें, सब एक झटके में बह गए। रेत की परतें दरारों से फटने लगीं। जैसे ही धरती खुलने लगी, नीचे कीड़ों की एक बस्ती जमीन पर फैल गई। जहरीले बिच्छू, लाल चींटियां, रेंगते काले कीड़े जो पानी में तैरते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। जमीन अब शरण नहीं रही, वह मौत का मैदान बन चुकी थी। आसपास सिर्फ एक पेड़ बचा था। उसकी शाखाएं भीग चुकी थीं, कमजोर थीं, लेकिन यही उसका इकलौता सहारा था। वह पेड़ पर चढ़ा और एक मोटी शाखा को कसकर पकड़ लिया। बारिश तेज थी, शरीर कांप रहा था, पर नीचे उतरने का मतलब था झर में उतरना। पूरी रात वह उसी शाखा से लटका रहा, ठंड से कांपता, पानी में भीगता, कीड़ों से डरता और खुद से सवाल करता, कब खत्म होगी ये सज्जा? उस रात प्रकृति ने साबित कर दिया, यह द्वीप उसे जीने नहीं देगा, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा मारता रहेगा। वह नया साल था, 13वां, लेकिन इसे कोई जश्न नहीं कह सकता। वह अब कैलेंडर नहीं गिनता, सिर्फ जख्मों की परतें जोड़ता है। सुबह हल्की ठंडी हवा में कुछ बदला बदला सा लगा, और तभी उसकी आंखें कुछ देखती हैं। क्षितिज पर एक जहाज। वो पागलों की तरह दौड़ पड़ता है। दिल जोर से धड़कने लगता है, जैसे सालों से रुकी सांसें लौट आई हों। रेत पर वह कांपते हाथों से हेल्प लिखता है। लकड़ियां जलाकर धुआं करता है, पर जहाज बहुत दूर है। तब वह एक आखिरी कोशिश करता है। अपने शरीर को पत्थर से काटता है, खून से खुद को रंगता है और नंगे पांव चिल्लाता है, मैं जिंदा हूं, यहां हूं। लेकिन जहाज नहीं रुकता। वह केवल एक बिंदु बनकर अंततः आसमान में विलीन हो जाता है। उसके घुटने रेत में धंस जाते हैं, हाथ वहीं गिरते हैं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा का खून कर दिया हो। वह बेहोश होकर गिर जाता है। कितने घंटे बीते, कुछ पता नहीं। जब होश आता है, आसमान बिल्कुल साफ है। सूरज अपने क्रूर रूप में चमक रहा है, जैसे यह सब कोई सपना था। पर रेत पर अब भी लिखा है हेल्प, और उसका खून अब सूख चुका है। उसके भीतर कुछ मर गया है, उम्मीद। अब वह जी रहा है, लेकिन किसी और के लिए नहीं, न बचने के लिए न लौटने के लिए। अब वह बस सजा पूरी करने के लिए जिंदा है। उस दिन सूरज कुछ अलग था, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, बस थका हुआ, जैसे आकाश भी अब उस आदमी को भूल चुका था। वह चुपचाप उठता है, हाथ में लकड़ी उठाकर रेत में एक गड्ढा खोदने लगता है। यह आश्रय के लिए नहीं, यह कब्र है, अपने लिए। अब उसे जिंदगी से मोह नहीं, सिर्फ मौत की शांति से लगाव है। उसके होंठ फटे हैं, बाल झड़ चुके हैं और आंखों में सिर्फ खालीपन है। जैसे ही कब्र पूरी होती है, वह उसमें उतरता है, धीरे धीरे लेटता है, आंखें बंद करता है और रेत खुद पर डालने लगता है। एक छोटा सा मुस्कान उसके चेहरे पर आता है। आखिरकार
अंत करीब है। लेकिन तभी आसमान कांपता है। धर्रर्रर्रर्र। एक हेलीकॉप्टर उसके ऊपर मंडराने लगता है। रेत उड़ने लगती है। आवाजें आती हैं। वो रहा, नीचे देखो। पर वह हिलता नहीं, न जोर से बोलता है न हाथ हिलाता है, क्योंकि वह अब बचना नहीं चाहता। उसने खुद को उसी द्वीप में दफन कर दिया है जहां हर दिन एक नई सजा थी। वो आदमी अब कोई नाम, कोई चेहरा नहीं रहा। वो अब उस द्वीप का हिस्सा बन चुका है। हेलीकॉप्टर की रस्सी नीचे आती है, लेकिन नीचे कोई उम्मीद नहीं। सिर्फ शांत मौत की गोद में पड़ा एक इंसान जिसने जीते जी मर जाना सीख लिया।